जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, पाचन ग्रंथियों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स भी जानेंगे। देखो जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। देखो जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे भोज्य पदार्थों में जलीय अपघटन की प्रक्रिया द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तथा पाचन की क्रिया जिन अंगों के द्वारा, जिन ग्रंथियों के द्वारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियों से। ठीक है, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बनने वाला तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब पाचन तंत्र में क्या क्या होता है देखो, मुख से लेकर गुदा तक पाए जाने वाले शरीर के भोजन पचाने वाले भाग को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। देखो ये मुख होता है और इसके मध्य जो गुफा होती है उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इंग्लिश में बुसल कैविटी बोलते हैं। मुख गुहा के बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब फेरेंक्स। ठीक है, ग्रसनी के नीचे आती है ग्रसिका, जिसे ग्रास नली या ओएसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली जहां से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, यह ग्रास नली अमाशय से जुड़ी होती है, जहां पर भोजन का भंडारण होता है, जहां पर विशेष तौर पर भोजन का भंडारण होता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है। उसके बाद ये कहां प्रवेश करता है, ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी को ड्यूडेनम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रहणी में प्रवेश करता है। ठीक है, ये यकृत होता है जिसे इंग्लिश में लिवर बोलते हैं। ये पित्ताशय होता है जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यह हरे रंग की थैली में होता है, लेकिन ये होता पीले रंग का होता है। ये पीले रंग के वर्णक होते हैं, लेकिन ये हरे रंग की थैली में होते हैं, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय से मतलब है अग्नि जैसे एंजाइमों से भरा होने के कारण इसे अग्नाशय बोलते हैं। अब ये होती है छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टिन बोलते हैं, और ये होती है बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टिन बोलते हैं। ठीक है, छोटी आंत काय में खुलती है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत काय में खुलती है, मलाशय में। मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं, और मलाशय खुलता है गुदा में, एनस में, जहां से अपशिष्ट पदार्थों को परित्याग दिया जाता है। ठीक है, यहां से अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया जाता है। दोबारा बोलता हूं, मुख जुड़ा होता है मुख गुहा से। मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी ग्रास नली में खुलती है, और ग्रास नली अमाशय में खुलता है, अमाशय ग्रहणी में खुलती है, और ग्रहणी छोटी आंत में, और छोटी आंत बड़ी आंत में, और बड़ी आंत मलाशय में, मलाशय गुदा में खुलता है। अब हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, पाचन कहलाती है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। मतलब कि बड़े बड़े जो भोजन के टुकड़े होते हैं ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, और पाचन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन जिन अंगों, जिन ग्रंथियों के माध्यम से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। देखो पाचन तंत्र को हमने 2 भागों में बांट दिया। पहला आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, और पाचन ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड पाचन ग्रंथियां जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। देखो हमारे मुख से लेकर गुदा तक जो नलिकाओं का तंत्र पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मतलब कि वह हमारे शरीर का वह भाग जिसमें भोजन का अंतग्रहण होता हो, पाचन होता हो तथा मल परित्याग या उत्सर्जन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तथा पाचन तंत्र में पाचन करने के लिए जिन ग्रंथियों द्वारा पाचक रस का स्त्रावण किया जाता है वे पाचन ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, अब आहार नाल को हम 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। आहार नाल को हम 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख की, फिर मुख गुहिका की, फिर इसके अंदर ग्रसनी की, ग्रसनी के बाद हम ग्रसिका की बात करेंगे, ओएसोफेगस की, और फिर अमाशय की, स्टोमच, एंड छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टिन, एंड बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टिन की बात करेंगे। इसके बाद हम गुदा की बात करेंगे, एनस की। ठीक है, तो हमने आहार नाल को इन 8 अंगों में बांट दिया, इन 8 भागों में
बांट दिया आहार नाल को, एलिमेंट्री कैनाल को। उसी तरह हमने पाचन ग्रंथियों में हमारे शरीर में जो पाचन का कार्य करती है, पाचन करने वाली ग्रंथियां वो कौन कौन सी है? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, आंत्र। लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है, जठर ग्रंथि हमारे अमाशय में पाई जाती है, यकृत ग्रंथि हमारे इधर पाई जाती है, और अग्नाशय ग्रंथि एंड आंत्र। तो इस तरह हम एक एक चीज के बारे में डिटेली अध्ययन करेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे हम पहले मुख के बारे में जानेंगे, फिर मुख गुहिका के बारे में, और विस्तारित रूप से हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, और आहार नाल मनुष्य के शरीर में मुख से लेकर गुदा तक फैला हुआ होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। ठीक है, अब हम पहले स्टडी करेंगे मुख को। तो देखो, मुख ये होता है बस खाली बार बार का। मुख क्या होता है? ये बार बार का। ठीक है, तो मुख में लिप्स पाए जाते हैं, जो ऊपरी होठ और निचला होठ कहलाता है। ऊपरी होठ को क्या कहते हैं? अपर लिप, और निचले होठ को लोअर लिप। अपर लिप एंड लोअर लिप। ठीक है, होठों के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है लेबियल ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लेबियल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके कारण होठ गीले रहते हैं। होठ गीले रहते हैं लेबियल ग्रंथियों के कारण। ठीक है, हमारी होठों के ऊपर, यहाँ पर नाक के ठीक नीचे की तरफ एक इस तरह नेर की टाइप एक फिलिट्रॉन पाया जाता है। इसको हम फिलिट्रॉन कहते हैं। इसका क्या कार्य है आज तक पता नहीं लग सका कि आखिर ये क्या काम आता है, ये फिलिट्रॉन। ठीक है, अब हम मुख गुहिका को अध्ययन करेंगे, जिसको बुसल कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे अंदर जो गुफा का मतलब एक तरह से गुफा मान सकते हो, जो गुफा पाई जाती है उसको बोलते हैं मुख गुहिका, यानी कि बुसल कैविटी। देखो, मुख गुहा में 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से: जीभ, तालू, दांत, मतलब टंग, प्लेट, टीथ। मतलब कि जो हमारी जीभ होती है, हमारा ऊपर का जो मुख के अंदर जो ऊपर का होता है ना, ये होता है तालू, और जो दांत होते हैं इन्हें टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब जीभ के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, जो हमारी जीभ होती है, उस जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। छोटे छोटे बारीक बारीक जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या कराती है? हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। क्या करवाती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। क्या? स्वाद कलिकाएं। ऐसी बारीक बारीक छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो यह खाना जैसे ही इन स्वाद कलिकाओं के संपर्क में आता है तो हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। ठीक है, तो हमारी जीभ में अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। देखो, जो जीभ का अग्रभाग होता है उससे हमें मीठे का ज्ञान होता है। जो जीभ का अग्रभाग होता है उससे हमें मीठे का ज्ञान होता है। जीभ के जस्ट पार्श्व भागों से हमें नमकीन का पता चलता है, और इसके जस्ट पार्श्व वाला से, नमकीन के जस्ट ऊपर वाली कलिकाओं से हमें खट्टे का ज्ञान होता है। इससे और इससे खट्टे का ज्ञान होता है। मतलब पार्श्व वाले पार्ट से, जीभ के पार्श्व वाले पार्ट से हमें नमकीन व खट्टे का पता चलता है, और अग्रभाग से मीठे का पता चलता है कि भोजन का स्वाद कैसा है, मीठा है, कैसा है। ठीक है, और जो जीभ का पश्च भाग होता है, सबसे लास्ट वाला, ये वाला, और इससे हमें काय का ज्ञान होता है? कड़वे का ज्ञान होता है कि फ्लेवर कि जो भोजन का स्वाद है वो कैसा है, कि कड़वा है कि कैसा है। यदि अगर हम कड़वी चीज को अपनी जीभ के आगे वाले पार्ट पर लगाएंगे ना, तो हमें वो कड़वी नहीं लगेगी। वास्तव में हमें केवल आगे वाले भाग से केवल मीठे का ही पता चलेगा। अगर तुम चाहो तो, विश्वास नहीं हो तो आप करेले को अपनी जीभ के यहां से आगे टच करना, आपको कड़वा ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। देखो, जीभ के कार्य, जीभ क्या क्या कार्य करती है? जीभ चबाने में, जैसे भोजन खाते हैं तो भोजन को चबाने में, भोजन को दांतों के नीचे रखने में सहायता करती है। कौन? जीभ। तो चबाने में। निगलने में, जैसे भोजन को डालते हैं तो जीभ पीछे की तरफ इस भोजन को पटक देती है, निगलने में सहायक होती है। दांतों की सफाई करने में, जैसे मान लो अपन ने पालक की सब्जी खाई, मेथी की सब्जी खाई या समोसा खाया, तो हमारे दांतों में फंस जाते हैं बहुत सारे भोजन के कण होते हैं। फिर क्या करती है जीभ? इन्हें ऐसे 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 कर करके दांतों की सफाई करती है। कौन? जीभ। तो दांतों की सफाई करने में सहायक होती है। स्वाद पहचानने में, देखो भोजन का क्या स्वाद है, इसको पहचानने में क्या सहायता करती है, जैसे कि ये कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठे का ज्ञान करवाती है, तो स्वाद पहचानने में सहायक होती है। बोलने में सहायक होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने में सहायक होती है। ठीक है,
जीभ की जो पेशी होती है वो लचीली होती है और मांस से बनी होती है और लचीली होती है जीभ की जो पेशियां होती है। और दूसरी बात, जो जीभ होती है, जो जीभ का जो प्रिंट होता है, ये हर मनुष्य में अलग अलग मिलेगा। मतलब कि हर व्यक्ति का जो जीभ का जो जैसे फिंगर प्रिंट होता है उसी तरह जीभ का भी प्रिंट होता है। तो जीभ का जो प्रिंट होता है ना वो हर मनुष्य में अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होती है जीभ। अब बात करेंगे तालू की, यानी कि पैलेट की। ठीक है, अब जो तालू होता है, तालू तालू हमारे दांत का जो ऊपरी वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग, ऊपर वाली छत, मुख गुहा की जो छत होती है उसे हम क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। ये तालू दो भागों में बटा होता है, एक तो होता है कठोर तालू, एक होता है कोमल तालू। जो कठोर तालू होता है वो अस्थियों से बनता है। किससे बनता है? अस्थियों से बनता है। और अस्थियों से बनने के कारण ही यह कठोर होता है, मतलब हड्डियों से बना होता है, इसलिए कठोर तालू कहलाता है। और जो कोमल तालू होता है वो संयोजी उत्तक से बनता है, मतलब कि टिश्यू से बनता है, उत्तकों से, मांसपेशियों से बनता है, इसलिए यह कोमल होता है। ठीक है, हमारे जो जो कठोर तालू होता है इसके ऊपर, यहां पर इस जगह पर एक छिद्र होता है। इस छिद्र को बोलते हैं नासा छिद्र। इस जगह पर छेद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये छेद इस जब हम ऑक्सीजन या कोई सी भी गैस लेते हैं तो ये यहां से मुंह में जाती है, मतलब श्वास नली में जाती है। ये जो ग्रसनी होती है इसमें वायु जाती है। ठीक है, तो यहां से होकर, इसमें से होकर नीचे जाती है। ठीक है, ये छिद्र हमारी नाक से कनेक्टेड होता है। ये छेद हमारी, ये जो यहाँ का छेद है ये हमारे नाक से कनेक्ट होता है, इनसे हम नासा छिद्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक इस तरह की पाई जाती है, ये देखो इस तरह की पाई जाती है। इसे हम बोलते हैं वेलम पेलेटाई या यूवेला। इसे हम क्या बोलते हैं, वेलम पेलेटाई या यूवेला। ये क्या कार्य करता है, ये हमारे जब हम भोजन खाते हैं ना, तो भोजन खाते समय ये वेलम पेलेटाई या यूवेला जो हमारे जैसे ही भोजन निगलते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाती है, मतलब ऊपर की तरफ इस पर चिपक जाती है। किस पर? मतलब जैसे भोजन निगलते हैं तो यह पीछे की तरफ खिसक जाती है और इस जगह रुक जाती है। और इस जगह रुकने के बाद ये नासा छिद्रों को बंद कर देती है। नासा छिद्र को बंद करने से ये फायदा होता है कि जो हम भोजन खाते हैं वो हमारी इस नासा छिद्र में नहीं जाते। अगर ये नासा छिद्र में चले जाएंगे तो हम जैसे ही सांस लेंगे तो यह हमारी यह नाक तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो नाक पे पहुंचने पर फिर हमें जलन उत्पन्न करेंगे। जैसे कि हम कभी कभार होता है कि जब अपन जल्दी जल्दी खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ये यूवेला होता है ये आगे पीछे खिसक जाता है, जिससे हमारे जैसे ही हम सांस लेते ही यहाँ का जो भोजन होता है वो खिंच जाता है, किसमें आ जाता है, और नासा छिद्रों में आ जाता है। और नासा छिद्रों के द्वारा इस नलिका के माध्यम से हमारी नाक में जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, जो नाजुक नाजुक टिश्यू होते हैं, जो बिल्कुल ही संवेदनशील टिश्यू होते हैं, उन टिश्यूओं पर ये तेल जाता है, ये मिर्ची जाती है जो भोजन में होती है। और जैसे ही वो जाती है तो हमें एकदम ऐसा लगता है जैसे जी घबराता है, मतलब नाक में अपन को ऐसे लगता है जिसे हम सामान्य भाषा में ठसक लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में ठसक लगना कहते हैं। जैसे तेल वगैरह जो हमारी नाक में आ जाता है वो इस वजह से आता है, जो हमारा वेलम पेलेटाई आइट साइड में हो जाने की वजह से ही आता है। और मुख्य रूप से जो वेलम पेलेटाई यूवेला का कार्य क्या होता है, यह हमारे नासा छिद्र को बंद करने का कार्य करता है। ठीक है, हमारी नाक में एक नलिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं नेसोपेलेटाइन नलिका। नेसोपेलेटाइन नलिका क्या करती है, हमारी नाक के नासा मार्ग को, हमारे जो आगे के दो दांत होते हैं ना, कर्तनक, इस कर्तनक के पीछे यहाँ पे हमारे ये आगे के दांतों के जस्ट पीछे की ओर दो छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, ये छिद्र यहाँ पे होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से जो लार होती है ना उसका स्त्रावन किया जाता है, लार का स्त्रावन किया जाता है। ये छिद्र हमारी नाक से कनेक्टेड होते हैं। जब हम भोजन को सूंघते हैं, जब हम जैसे ही भोजन को सूंघते हैं तो यह हमारे इन दांतों पर पहुंचता है। और जैसे अपन को लगता है कि यार ये भोजन फ्लेवर वाला है, जैसे अपन पहले खा चुके हैं, तो हमारे मुंह में वहां पे लार बनने लग जाती है। और लार कैसे बनती है, वो नेसोपेलेटाइन नलिका में जैसे ही खुशबू जाती है वो खुशबू यहाँ पर पहुंचा दी जाती है। और यहाँ पर पाए जाते हैं जेकब्सन अंग। इन जेकब्सन अंग से ही हमें गंध का पता चलता है। अब हम दांत को स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे दांतों को, ठीक है, मनुष्य के दांतों को। मनुष्य के दांत में 3 गुण देखने को मिलते हैं, गर्त दंती, दीवार दंती, विषम दंती। मनुष्य के दांत में 3 गुण होते हैं, गर्त दंती होते हैं, दीवार दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं। देखो, गर्त दंती इंग्लिश में द कोडंट, डायफोडंट एंड हेटेरोडोन। ठीक है, इस तरह ये दांत के 3 गुण होते हैं, गर्त दंती होते हैं, दीवार दंती होते हैं और विषम दंती होते हैं। देखो, जो मनुष्य का जबड़ा होता है वह 2 पार्ट में बटा होता है, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचला जबड़ा। जो ऊपरी जबड़ा होता है वो हमारी जो
कपाल होता है, स्कल होता है, इसकी हड्डियों से जुड़ा होता है, इस कारण ये गति नहीं कर पाता। लेकिन निचला वाला जबड़ा हमारा मूवमेंट कर लेता है, यानी कि गति कर लेता है। देखो तो नीचे वाला जबड़ा क्या करता है, चल होता है, निचला जबड़ा चल होता है और ऊपरी जबड़ा अचल होता है, मतलब वो गति नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हमारी ऊपर की अस्थियों से जुड़ा होता है। तो ठीक है, जो दांत होता है इन जबड़ों की अस्थियों में, इन जो जबड़े होते हैं वो अस्थियों से निर्मित होते हैं, हड्डियों से निर्मित होते हैं। इन हड्डियों में दांतों के इन अस्थियों के गड्ढों में, इन अस्थियों के गड्ढों में, गर्तों में दांतों का लगा रहना ही क्या कहलाता है? गर्त दंती। मतलब गड्ढे में हमारे जबड़े के जो गर्त है, जो गड्ढे हैं, उसमें दांतों का लगा होना क्या कहलाता है? गर्त दंती कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दीवार दंती की। दीवार दंती का मतलब कि 2 बार दांतों का आना। 2 बार दांतों का आना कैसे? हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक आते हैं अस्थायी दांत यानी कि टेम्परेरी टीथ, एंड आते हैं स्थायी दांत जो परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, जो अस्थायी दांत आते हैं वो आते हैं 20। कितने आते हैं? 20। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद धीरे धीरे जब हम 1 साल के होते हैं, 4, 5, 6 ऐसे करते करते हमारी 12 वर्ष तक टोटली 20 दांत बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये इनमें शरण होने लगता है और ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। और ये धीरे धीरे खरने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्थायी दांत। ये स्थायी दांत क्या करते हैं? अस्थायी दांतों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब उनको उनके स्थान से हटाकर खुद उग जाते हैं कि अब हमारा नंबर है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और ये परमानेंट टीथ होते हैं कि एक बार आ गए उसके बाद नहीं आएंगे, उसके बाद मुंह पे किसी ने दांत तोड़ दिए तो समझ लो वो कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इनको परमानेंट टीथ बोलते हैं और इसके बारे में अभी डिटेली बात करेंगे। अब बात करते हैं विषम दंती की। विषम दंती यानी कि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विषम दंती का मतलब यूं है कि हमारे दांत अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, विषम दंती का मतलब अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो उनके प्रकार किस वजह से अलग हैं? क्योंकि उनके कार्य अलग हैं। हमारे दांत कोई चबाने के कार्य करता है, कोई काटने का, कोई पीसने का। तो इस वजह से हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसलिए इस गुण को क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? कर्तनक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। ठीक है, अब इन 4 दांतों के बारे में अपन विस्तार से स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दांत के बारे में स्टडी करेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इसी गुण को हम विषम दंती कहते हैं, जिसे हेटेरोडोंट बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, मनुष्य के जो आगे के 4 दांत होते हैं, जैसे ये वाले आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है। आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये 1 2 3 4, इन्हें बोलते हैं कर्तनक। क्या बोलते हैं इनको? कर्तनक। इन 4 दांतों को क्या बोलते हैं? कर्तनक बोलते हैं। इंग्लिश में इंसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसिसर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिसर्स। जो ये कर्तनक दांत होते हैं, ये भोजन को काटने में सहायक होते हैं। जैसे मान लो अपन ने गाजर खा रहे हैं, तो गाजर को कैसे काटते हैं? ऐसे। या फिर जामफल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो जेब को जो काटने वाली वस्तु होती है उसके लिए हम किन दांतों का उपयोग करते हैं? कर्तनक दांतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कर्तनक के पास में इस तरह के तीखे दांत होते हैं। इस तरह के तीखे दांत होते हैं, इस तरह के। ये क्या करते हैं? भोजन को चीरने व फाड़ने में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को चीरने व फाड़ने में सहायक होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं? इन दांतों का उपयोग ऐसे मांस को फाड़ने में व चीरने में करते हैं। ठीक है, और जो रदनक होते हैं, ये 4 दांत, ये दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये रदनक है। और बीच वाले ये 4 दांत, और ये 4 दांत ये कर्तनक है। ठीक है, और इनके पीछे, रदनक के पीछे की तरफ होते हैं अग्रचर्वनक। रदनक के पीछे कौन से होते हैं? अग्रचर्वनक, जिसको इंग्लिश में प्रीमोलर्स बोलते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या होती है ऊपर 4 नीचे 4 8, और अंत में आते हैं चर्वनक, जिन्हें मोलर्स बोलते हैं। इनकी संख्या ऊपर 3, इधर की तरफ 3, मतलब ऊपर 6 नीचे 6, टोटल 12 संख्या। देखो, कर्तनक की संख्या होती है 8, और जो रदनक होते हैं इनकी संख्या होती है 4, और जो अग्रचर्वनक होते हैं इनकी संख्या होती है 8, और जो चर्वनक होते हैं इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 1 8 जोड़ते 16, 16 और 4 हो गए 20,
20 और 12 32। तो इस तरह 32 दांत होते हैं। किसे कैसे? कर्तनक कितने होते हैं? 8। रदनक कितने होते हैं? 4। और अगर चर्वनक कितने होते हैं? 8, यानी कि प्रीमोलर्स। और चर्वनक यानी कि मोलर्स की संख्या कितनी होती है? 12। अगर हम इन दांतों की संरचना देखेंगे तो जो कर्तनक होता है वो इस तरह का होता है, रदनक होता है वो इस तरह का होता है, और जो अग्र चर्वनक होता है वो इस तरह का होता है, और चर्वनक थोड़ा इस तरह का होता है। अब कर्तनक का उपयोग हम काटने में करते हैं, रदनक का उपयोग हम चीरने व भोजन को चीरने व फाड़ने में करते हैं। अग्र चर्वनक और चर्वनक का उपयोग हम किस लिए करते हैं? भोजन को चबाने व पीसने में इनका उपयोग किया जाता है। और इनके स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ की बात करूं तो देखो, अक्कल दाढ़ को बोलते हैं थर्ड मोलर। ये जो चर्वनक दांत होते हैं ना, इस चर्वनक दांत के जो अपने दांत होते हैं, दांतों के जो पीछे पीछे की तरफ होता है, ये वाला दांत, ये वाला दांत, इसको बोलते हैं अक्कल दाढ़। इसको क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़, जिसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। ये जब हम 21, 22, 23, 24 साल के हो जाते हैं तब ये दांत आता है। ठीक है, अक्कल दाढ़ आती है। 2 ऊपर आते हैं, 2 नीचे आते हैं। इन्हें मिलाकर ही टोटल 32 टीथ होते हैं। टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 दांत होते हैं। इन्हें मिलाकर ही 32 दांत होते हैं। जो ये अक्कल दाढ़ आते हैं, ये अक्कल दाढ़ आते हैं, उस टाइम क्या करते हैं? ये हमारे जबड़े को आगे की ओर धकेलते हैं। उस दौरान जबड़ा जब हमारा आगे की ओर खिसकता है ना, उस दौरान हमारा जो ऊपरी वाला जबड़ा है ये तो आगे खिसक जाता है, और ये जो निचला वाला जबड़ा है ये पीछे की ओर खिसक जाता है, और हमारे दांतों के बीच में कुछ ऐसा गैप बन जाता है। ये इन्हीं दांतों की वजह से होता है, अक्कल दाढ़ की वजह से। इन्हीं दांत की वजह से हमारे जो मुंह का शेप होता है वो थोड़ा, जो ऊपरी जबड़ा होता है वो आगे खिसक जाता है, पिछला जबड़ा, निचला जबड़ा पीछे की ओर खिसक जाता है, इन्हीं दांतों की वजह से। ठीक है, और ये जो दांत होते हैं अक्कल दाढ़, ये हमारे किसी भी काम नहीं आते हैं। यूं कहते हैं कि ये अवशेषी अंग है, मतलब ये अनुपयोगी टिथ होते हैं, मतलब इनका ज्यादा उपयोग नहीं होता। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध के दांत आते हैं, जब दूध के दांत आते हैं उनमें अक्कल दाढ़ नहीं आती है। यानी कि ये जो थर्ड मोलर है, देखो ये जो चर्वनक है, चर्वनक यानी कि मोलर्स, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर, और ये थर्ड मोलर। जो ये थर्ड मोलर है ये बच्चों में नहीं आता है। ठीक है, और बच्चों में कौन सा दांत नहीं आता है? बच्चों में अग्र चर्वनक दांत भी नहीं आते हैं। बच्चों में अग्र चर्वनक दांत नहीं आते, यानी कि प्रीमोलर्स दांत नहीं आते हैं, और चर्वनक का थर्ड मोलर दांत नहीं आता है। ठीक है, देखो जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है वो होता है 21, 23, 2, 1, 2, 3, मतलब इन सीरीज। अगर इस अर्धांश को काट दिया जाए इधर वाले पार्ट में, तो इन सीरीज की संख्या ऊपर 2 नीचे 2, यानी कि यहां से अगर अपन इसको इधर वाले पार्ट में काट दें तो ऊपर 2 और नीचे 2 मिलेंगे। और केनाइन कितना मिलेगा? ऊपर 1 नीचे 1 केनाइन मिलेगा। और प्रीमोलर्स यानी कि अग्र चर्वनक कितने मिलेंगे? ऊपर 2 और नीचे 2। ठीक है, और जो मोलर होंगे वो कितने मिलेंगे? ऊपर 3 और नीचे 3। ठीक है, इस तरह इसको शॉर्ट फॉर्म में 21, 23 बोलते हैं। इस 21, 23 को मतलब इनको आपस में जोड़ने पर ऊपर 8 आएगा, नीचे 8 आएगा, और इन दोनों को ऊपर भी, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 16 नीचे 16। इस तरह टोटल दांत कितने आते हैं? 32 दांत होते हैं। और जो बच्चों का दंत सूत्र होता है वो होता है 2102। ठीक है, इनमें इन सीरीज की संख्या ऊपर 2 नीचे 2, और केनाइन 1 ऊपर 1 नीचे। प्रीमोलर इनमें नहीं होते। ये जो अग्र चर्वनक होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये वाले नहीं पाए जाते हैं। यानी कि 8 दांत इनके लेस हो चुके हैं, और 4 दांत इधर से लेस हो चुके हैं, यानी कि टोटल 12 दांत इनमें नहीं पाए जाते। कौन कौन से? एक तो थर्ड मोलर यानी कि अक्कल दाढ़ नहीं पाई जाती, और दूसरा कि इनमें अग्र चर्वनक यानी कि प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पर 0/0 लिखा है, और मोलर पाए जाते हैं 2/2। इन सबको जोड़ने पर टोटल कितना निकलेगा? ऊपर 5 दांत, इधर की तरफ 5 दांत, और नीचे की तरफ 5 दांत। अब इधर के अर्धांश को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऊपर के जबड़े में टोटल कितने आए? 10, और इधर के निचले जबड़े में 10, और टोटल को जोड़ा तो 20। समझ गए? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जंगली जानवर होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर हुआ, लोमड़ी हुई, इन जो कुत्ता हुआ, भेड़िया हुआ, तो इनके जो आगे के जो दांत होते हैं वो निकले हुए होते हैं, वो रदनक होते हैं। ये क्या करते हैं? रदनक होते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने के काम करते हैं। शाकाहारी जानवर होते हैं, उनके ऊपर वाला जबड़े में दांत नहीं होते हैं, बस खाली नीचे वाले जबड़े में दांत होते हैं। जैसे गाय होती है ना, गाय, उसके नीचे नीचे दांत मिलेंगे, ऊपर दांत नहीं मिलेंगे। जो सबसे ऊपरी आवरण होता है,
दांत का जो सबसे ऊपरी आवरण होता है उसे बोलते हैं इनेमल। यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होने के कारण सफेद व चमकदार होता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होने के कारण शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मतलब कि मनुष्य के बॉडी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इनेमल है। ठीक है, इस इनेमल के नीचे डेंटिन पाया जाता है। डेंटिन मतलब कि सफेद रंग का होता है ये, और इसमें क्षरण जल्दी से होता है। ये इनेमल क्या करता है? एक परत बिछा देता है दांत के ऊपर, और उससे दांत की सेफ्टी होती है। यदि अगर ये परत डैमेज हो जाती है तो इसको डैमेज होने में टाइम नहीं लगता, मतलब डेंटिन जल्दी से क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन इनेमल को डैमेज होने में बहुत टाइम लगता है। छोटी छोटी शिराएं होती है डेंटिन के अंदर, और ये शिराएं किससे कनेक्ट होती है? ओडोंटोब्लास्ट से कनेक्ट होती है। ये ओडोंटोब्लास्ट इन रक्त वाहिनिकाओं से, तंत्रिकाओं से ऑक्सीजन व खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थ, पोषक तत्वों को किसके पास पहुंचाता है? डेंटिन के पास पहुंचाता है। कौन? ओडोंटोब्लास्ट। ये ओडोंटोब्लास्ट क्या करता है? इस तंत्रिकाओं से ऑक्सीजन को लेकर किसके पास पहुंचाता है? डेंटिन के पास। अब जब डेंटिन के पास ऑक्सीजन व पोषक तत्व आ जाते हैं तो डेंटिन अपने आकार में वृद्धि करता है। अब जब अपने आकार में वृद्धि करेगा तो दांत की वृद्धि होगी, और जब दांत वृद्धि करेगा तो अब दांत की स्ट्रक्चर में वृद्धि होती है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि ये ओडोंटोब्लास्ट निष्क्रिय हो जाता है। कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है? ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई रुक जाती है, और सप्लाई रुकने की वजह से डेंटिन अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, और डेंटिन ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए हमारे दांत फिर वृद्धि करना रुक जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और ये होती है पल्प गुहा, मतलब उनकी वृद्धि रुक जाने की वजह से फिर हमारे दांतों में आगे वृद्धि नहीं होती, बढ़ती नहीं है। पल्प गुहा ये होती है पल्प गुहा। इस पल्प गुहा में होती है रक्त वाहिनिकाएं और तंत्रिकाएं, ये दिख रही है जो, ये कनेक्ट होती है दिमाग से। जब और ये होते हैं मसूड़े। मसूड़े क्या करते हैं? दांत को हिलने से रोकते हैं। ठीक है, ये होते हैं जबड़े। इन जबड़ों के गर्तों में ये फंसे हुए होते हैं, और ये जबड़ों की जो हड्डियां होती है ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डियां होती है, और ये जबड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है सीमेंट। ये होता है सीमेंट। ये सीमेंट मसूड़ों के, ये सीमेंट किससे जुड़ा होता है? हड्डियों से जुड़ा होता है। जो दांत होता है ना, ऊपरी दांत के ऊपर की ओर तो इनेमल पाया जाता है, और नीचे की ओर ये जो सीमेंट होता है ना, ये सीमेंट पाया जाता है। इस सीमेंट के माध्यम से ये जबड़ों से अटैच होते हैं। अटैच यानी कि जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। शाकाहारी जीव जंतु होते हैं जैसे गाय, बकरी, भैंस वगैरह, ये जीव होते हैं, इनके जो दांत होते हैं आगे के सारे बराबर होते हैं। ये खाली भोजन को काटने और पीसने का कार्य करते हैं, ये फाड़ने चीरने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मांस खाते नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि आहार नाल में जो बाकी के जो अंग हैं उनमें क्या क्या डिस्टेंस है, उनके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे, चाहे टाइम कितना ही लग जाए। ठीक है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। आप पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 2 इससे भी बेस्ट होने वाला है, और पार्ट 3 में हम ग्रंथियों और उससे बारे में जो पेट से संबंधित रोग है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।